तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट 5। ठीक है, कक्षा कितना है 10 और विषय गणित का। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 225 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। ये क्वेश्चन हम सेट 1, 2, 3 में आपको बता चुके हैं, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप एक काम करें, पहले वो सब देख ले, पर सेट 1, सेट 2, सेट 3 ये इनको आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तोड़िए। जैसे हम यहाँ फिर से बताते हैं, 225 को तोड़ेंगे, ऐसे करके 5 से भाग देंगे, फिर कुछ आएगा, तो जो आपका गुणनखंड बन के आएगा इनमें से वो आंसर आप देख के उसको टिक कर लीजिएगा। यहाँ कह रहा है 130 तथा 442 का महत्तम समर्थक 10 है ना। महत्तम समर्थक कितना 10 दिया है, तो 130 तथा 420 का लघुत्तम समर्थक क्या होगा। तो इसमें भी देखिए, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, महत्तम समर्थक दे रखा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का लघुत्तम समर्थक। तो लघुत्तम समर्थक आपको निकालने के लिए आप शॉर्ट तरीका कर सकते हैं। पहली संख्या कितना है 130 और दूसरी संख्या कितना है 420 और भाग दे देना इतना, कट गया। तो अब ये गुना आप कर लेंगे, 13 गुना 42, जो भी गुणनफल आएगा वो हमारा लघुत्तम समर्थक बन के आएगा, इसमें से आंसर होगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ कह रहा है कि HCF ये भी, तो ये आप इसको ये को पहली संख्या ले लीजिए और 8 जो है इसको दूसरी संख्या ले लीजिए। ठीक है, और इसका HCF इतना दिया है। ठीक है, LCM भी दिया है। तो हमें चाहिए क्या, हम लोग जानते हैं एक फार्मूला 3 नंबर का, कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुना महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो पहली संख्या में ये दे रखा है और दूसरी संख्या कितना है 8 है ना। यहाँ देखिए HCF कितना है, HCF आपका 4 है, तो 4 रख दिए। महत्तम समर्थक और लघुत्तम समर्थक कितना है 24, तो 8 तिया 24 है ना, 4 तिया 12, तो हमारा ये C नंबर आंसर होगा। इसी तरह से कह रहा है एक धनात्मक संख्या 4Q + 1 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या है। तो अगर इस तरह का है कोई संख्या, तो ये कौन सा संख्या है, सम संख्या, विषम संख्या, अपरिमेय संख्या, शून्य। तो देखिए ये शून्य तो होगा नहीं और अपरिमेय संख्या नहीं होगा, सम और विषम में चुनना है। तो Q के जगह एक बार 1 रख के देखें, एक बार 1 रखेंगे तो 4 × 4 होगा और 1 कितना हो गया 5 विषम संख्या। यहाँ 2 रख के देखिए, 4 9 8 और 1 जोड़ेंगे 9, ये भी विषम संख्या आ रहा है। 3 रख के देखिए, 4 तिया 12 और 1 कितना 13, यानी कि ये क्या होगा विषम संख्या हो जाएगा क्योंकि बार बार रिजल्ट आपको क्या दे रहा है, विषम संख्या का दे रहा है। द्विघात बहुपद x² + 7x + 2 के शून्यकों का गुणनफल बताइए। तो इनके शून्यकों का गुणनफल आप इसको क्या करें, यहाँ देखिए A1 का मान कितना दे रखा है, यहाँ लिख देते हैं। A1 का मान दिया है A, B1 का मान दिया है 7 और C1 का मान ये का मान 1 और B का मान 7 और C का मान कितना 2। तो गुणनफल हम लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C बटे ये। तो C का मान कितना है 2 और ये का मान यानी कि 2 आएगा आपका C नंबर आंसर। ठीक है, कह रहा है कि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 - 2 है, तो द्विघात बहुपद क्या हो। शून्यकों का योग और गुणनफल, योग मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा दिया है 3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -2। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये x², इसका मान हो गया 3, तो यह 3x और ये कितना हो गया -2, तो ये आंसर हो गया x² - 3x - 2। x², देखिए x² - 3x - 2 = 0, ये हुआ आंसर। इसमें शून्य की संख्या बताना थी, 1 2 3 होगा शून्य। ठीक है, x अक्ष को जितने बिंदु पे कटेगा उतना शून्य होगा इसका। इसी तरह से 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है समीकरण युग्म 2x + 3y + 4 = 0, 4x - 5y + 6 = 0, ये अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा। तो आपको हम एक सारणी इस तरह का पिछले बार भी बना के दिखाया, इस बार भी आप देख लीजिए। अगर इस फॉर्म में है तो अद्वितीय हल होगा, ग्राफ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। अगर ये तीनों 2 को बराबर होगा, तीसरा बराबर नहीं होगा, तो असंगत समीकरण युग्म, विरोधी समीकरण युग्म, अनेक हल होगा, ग्राफ कैसे बनेगा समांतर। और उसके बाद तीसरा नंबर, अगर ये तीनों बराबर हो जाए तो संगत समीकरण युग्म होगा, आश्रित समीकरण युग्म इसी को बोलते हैं। इसका अनेक हल होता है, समपाती, मतलब दोनों समीकरण का ग्राफ। अब यहाँ आते हैं,
ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा या केवल एक हल होगा। तो हम फार्मूला जानते हैं कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2। पहले ये 2 से ही पता लगाते हैं। a1 का मान कितना है 2 है ना, और a2 का मान क्या है x के आगे क्या है 4। फिर b1 का मान कितना है 3 और यहाँ देखिए कितना है -5। तो देख रहे हैं कि बराबर नहीं हो रहा, यानी कि अद्वितीय हल होगा ये। ठीक है, कंडीशन नंबर 1 अप्लाई हो रहा है। यहाँ समीकरण y बराबर 0 और y बराबर -5 का हल है ना। समीकरण y बराबर 0 और y इक्वल टू -5 का हल है। एक हल, दो हल, अनेक हल, कोई हल नहीं। ये 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि समीकरण युग्म y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -5 का हल है। तो देखिए y का 2 आंसर है, यानी कि इसका हल कितना होगा 2 होगा। ठीक है, समीकरण 6x - 2y + 9 इक्वल टू 0, 3x - y + 12 इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित रेखा। इसके द्वारा कौन सा निरूपित रेखा है, तो फिर हम बताएंगे, इसको चेक कर लीजिए। a1/a2 हम लोग निकाल के एक बार देख लेते हैं। a1 कितना है 6 है और a2 कितना है 3 है। इसको जब कटा देंगे तो 2/1 आएगा। फिर इसी तरह b1 कितना है आपका -2 और b2 कितना है -1। फिर आएगा कितना 2/1, 2 बराबर आ गया। तो तीसरा निकलिए c1/c2। तो c1 कितना है यहाँ 9 और c2 कितना है 12। इसको कटा लीजिए, 3 × 9 3 × 12, यानी कि ये आपका बराबर नहीं हुआ, ये 2 को बराबर हुआ। अगर 2 को बराबर होता है तो आप देख लीजिए ये दोनों बराबर हुआ और ये बराबर नहीं है, तो इसको असंगत समीकरण युग्म, विरोधी समीकरण युग्म, कोई हल नहीं। ग्राफ की बात करें तो ये कैसे होगा, समांतर होगा। तो ये समांतर आपका आंसर होगा। ठीक है, ये 11 नंबर कह रहा है कि x + 3y = 5, 2x - y = 3। तो x का मान क्या होगा। समीकरण 1 और 2 को हल कीजिए और उससे x का मान निकाल लीजिए। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि x + 3y = क्या है 5, समीकरण नंबर 1, और क्या है 2x - y = क्या 3, समीकरण नंबर 2। अब इसको हल करना है। हल करना मतलब किसी को भी बराबर कीजिए। तो इसको अगर हम बराबर करते हैं, यहाँ 3 गुना करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6। इसको यहाँ गुना करेंगे 3 दूना 6, 6 और 1 कितना हो गया 7x। इसको 3 × 3 = 9, 9 और 5 कितना हो गया 14। तो ये कट गया 2। x का मान कितना निकल के आया 2। यहाँ x का मान 2, y का मान दिया है। तो इस समीकरण में रख देना है, k का मान अपने निकल के आ जाएगा। जैसे कहने का मतलब यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और y का मान यहाँ 3 रखेंगे, 4 3 कितना हो गया 7। तो k का मान निकल के आएगा आपका 7। इसी प्रकार से समीकरण युग्म x + y = 16 और x - y बराबर कितना है 2, ये दोनों। तो y और y आपका क्या हो गया कैंसिल y। तो इसमें कह रहा है कि इसका हल निकालना, और या नहीं तो आपको एक तरीका ऐसे भी बताए थे कि ऑप्शन को ही उठा के इसमें रख देना है। कि देखिए ये 16 आ रहा है, 3 और 5 कभी 16 होगा नहीं, 7 और 9 रख के देखिए, यहाँ 7 रखिए यहाँ 9, कितना हो गया 16। ये काम हो रहा है। यही चीज़ से हम यहाँ रख के देखिए, यहाँ 7 रखिए और यहाँ 9 रखना है। तो क्या घटेगा तो -2 बराबर होगा, तो नहीं। अब इसको रख के देखिए, तो ये हमारा आंसर हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ 9 रखेंगे और 7 रखेंगे 16 होगा, 9 यहाँ रखेंगे 7 यहाँ रखेंगे 2 आ जाएगा। ये बी नंबर हमारा आंसर। या नहीं तो समीकरण 1 2 को हल कीजिए, y कट जाएगा, 2x इस पर कर देंगे जैसे हम अभी बनाए। द्विघात समीकरण का घात निम्नलिखित में क्या होगा, द्विघात में 2 घात होगा। द्विघात समीकरण x² - 6x + 1 का मूल कौन सा है। तो इसमें आपको मूल निकालना होगा, कौन सा आएगा। तो d निकाल के आपको चेक करना होगा। देखिए ये का मान कितना 1, ठीक है, ए का मान कितना है 1 और b का मान कितना है तो -6 और c का मान कितना है तो 1 है। d निकाल लीजिए, होता है b² - 4ac। b² मतलब -6 का होल स्क्वायर, यहाँ 4 हो गया, a का मान 1 हो गया और c का मान क्या हो गया 1 हो गया, 6 6 36 हो गया और ये कितना हो गया 4, यानी कि ये घट जाएगा कितना हो 32। यानी कि d का जो मान आया ये 0 से बड़ा आया, यानी कि वास्तविक समान नहीं है, वास्तविक असमान हो गया बी नंबर। यहाँ कह रहा है x² + 3x + 2 = 0 का मूल अल्फ़ा प्लस बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है ना। मूल अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा बीटा इसका 2 को मूल है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है आप जानते हैं,
अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस बी बटे ए, तो बी का मान क्या है 3 और ए का मान ये, यानी कि क्या होगा हमारा ए नंबर आंसर। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 का विविक्तर क्या, डी निकालना है इससे हमें, तो डी निकालने का फार्मूला होता है यही, अभी तुरंत निकाले, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ ए का मान कितना है, ए का मान 1 हो गया और बी का -6, इसमें पुट कर दीजिएगा, जो भी आएगा आपका आंसर आएगा। एक द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं हो, निम्न में से कौन सा सत्य है। द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं हो, कोई वास्तविक मूल हो ही नहीं, तो इसमें से कौन सा सत्य है, कोई वास्तविक मूल नहीं हो, यानी कि सॉरी ये है ऑप्शन। जब कोई वास्तविक मूल नहीं होगा तो वहाँ क्या होता है, वहाँ 0 का मान, देखिए यानी ये डी का फार्मूला दे रखा है, यहाँ बी स्क्वायर, ये माइनस यहाँ होगा -4ac बराबर 0, इसका तो मूल वास्तविक और समान होता है ना, ये बी स्क्वायर -4ac है ना, यानी कि डी बड़ा होगा 0 से, तो मूल वास्तविक और समान, यानी कि ये वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसी में कह रहा है एक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के है ना, के का मान निकालना है, तो आप क्या कीजिए, इसमें क्या कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के इक्वल टू 0 मूल समान हो, मूल क्या हो, समान हो, तो के का मूल समान कहने का मतलब हो गया डी बराबर 0 हो, तो यहाँ से डी का मान निकाल लीजिए, बी स्क्वायर -4ac होता है बराबर 0, तो b का मान कितना है -2 यहाँ स्क्वायर, ये 4, a का मान 1 और c का मान हो गया k बराबर 0, 2 दूना 4, 4 को उस पार कर देंगे, 2 दूना 4 हुआ ना, 4 को उस पार कर देंगे, तो ये 4k इक्वल टू क्या 4, इसको कटा देंगे, तो k का मान आ जाएगा -1 निकल के, -1 निकल के आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से द्विघात समीकरण इतना का मूल प्राप्त है, तो इसी तरह इसको x समझिए। ठीक है, या फिर मूल इसका गुणनखंड आप निकाल लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा, तो गुणनखंड हम लोग यहाँ निकाल देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए इसका गुणनखंड करना, तो ये हो गया क्या हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा 0, x माइनस 3 और एक होगा x प्लस 2, x का मान हो गया एक 3 और एक -2, तो आप यहाँ चेक कर लीजिए कौन सा आंसर होगा, एक होगा 3 और एक होगा -2, सी नंबर है ना। प्रथम पद ये सार्वंतर d वाला AP का nवां पद ज्ञात कीजिए, तो nवां पद क्या होगा आपका, nवां पद फार्मूला जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला ही दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ AP दे रखा है, इसमें 30वां पद ज्ञात करना है, a का मान कितना है, a का मान हो गया 10 और d का मान हो गया 7 में से 10 कटेगा तो कितना -3 है ना, और n का मान दिया है 30, तो हम लोग 30वां पद बोले थे, इसको लिख सकते हैं a प्लस 29d, a का मान यहाँ रख दीजिए 10 है ना, 29 और d का मान -3, इसको हल कर देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर आएगा। उसी तरह से यहाँ कह रहा है कि ये इस तरह AP दिया है, कह रहा है कौन सा पद 27 है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि nवां पद जो है 27, nवां पद कितना है 27, तो यहाँ से देखिए a का मान दिया है, इसको अगर हम घटा देंगे 7 में 5 घटेगा तो कितना होगा, d निकल जाएगा, यहाँ से अगर हम d निकाल देंगे इसको घटा के तो -2 आएगा, -2 केवल 2 आएगा। nवां पद में nवां पद an बराबर फार्मूला हम लोग कौन सा पद इतना होता है, nवां पद मान लेते हैं कितना होगा, ये 27 होगा। ठीक है, कौन सा पद 27 होगा, तो nवां पद क्या होगा 27, इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 27, a का मान कितना है 5 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना है 2 बराबर कितना हो जाएगा 27, इसको उधर घटा देंगे, n माइनस 1 इंटू 2, ये घटेगा तो कितना होगा 22, इसको कटा देंगे 11, ये उधर चला जाएगा, n इक्वल टू कितना हो गया 12 हो जाएगा हमारा आंसर 1 नंबर। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग, उसको भी AP से आप निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए 24 नंबर में क्या कह रहा है कि प्रथम विषम संख्याओं
प्रथम 15 विषम संख्या, मतलब 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, ऐसे जाएगा, है ना। 15 विषम संख्या लिखना आपको, और इस तरह लिखना और इनका योग करना है, ठीक है। 15 विषम संख्या, 15 को विषम संख्या लिखना और उन सबका योग करना है, जो आएगा आपका रिजल्ट बन के आएगा। 25 नंबर कह रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समान होते हैं। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है ना। समान असमान, समान होगा, असमान होगा, ये भी इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई मारना, क्योंकि कह रहा है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर। देखिए इस तरह का प्रमेय आप पढ़े होंगे, त्रिभुज है, इस भुजा के समांतर हम खींचेंगे एक रेखा, तो ये और ये दोनों को समान अनुपात में क्या करेगा, बांटेगा, तो ये डी नंबर आंसर। समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा, समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा होते हैं। समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा क्या होता है, कोई त्रिभुज अगर समरूप है तो उसकी संगत भुजा क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा समरूपता की कसौटी में नहीं आता है, समरूपता की कसौटी में नहीं आता है, ये तो आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, इसमें से कौन नहीं आता है, तो ये डी नंबर आपका नहीं आता है। अगला क्वेश्चन हमारा 29 नंबर में कह रहा है कि एक समलम चतुर्भुज आपका इस तरह का बनता है, ठीक है, समलम चतुर्भुज। इसमें ए बी सी डी, जिसमें ए बी समांतर सी डी के विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए बी समांतर सी डी, इसमें दिया है ए बी समांतर सी डी। अब देखिए यहाँ ए बी और ये हो गया आपका सी डी, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है, और इसका विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करता है, ओ पर। ए ओ बी ये त्रिभुज, ठीक है, और सी ओ डी दो समांतर, देखिए रेखाओं के बीच ये दोनों त्रिभुज क्या है आपका, समरूप है, ठीक है, दोनों ही त्रिभुज आपका समरूप है। तो इसमें कह रहा है तो यहाँ एक बात दे भी रखा है, आप देखिए गौर करके कि ए बी बराबर 2CD, यानी इसको इधर ले आए तो ए बी बराबर सी डी, इधर बचा गया 2/1, यानी कि ये किस अनुपात में, भुजा ये भी कितना है आपका 2 है, और सी डी कितना 1। और हम लोग पढ़ चुके हैं क्षेत्रफल प्रमेय से कि इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो इसका वर्ग कर दीजिए, तो 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1 ही होगा, यानी 4:1 होगा आंसर। यहाँ कह रहा है क्या 30 नंबर में क्वेश्चन गौर कीजिएगा, कह रहा है विकर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर ये तो कौन सा त्रिभुज होगा, तो ये हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं, ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज होगा, सी नंबर। 31 नंबर में कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में आधार तथा लंब की लंबाई, आधार और लंब की लंबाई इस तरह है, तो यहाँ कर्ण की लंबाई क्या है, आधार और लंब की लंबाई दिया, ये 5 और ये 12, तो कर्ण कितना होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल लीजिएगा, है ना, तो कर्ण आपका निकल जाएगा कितना 13, या फिर आप देख लीजिए 12 का स्क्वायर, ठीक है, और 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, और ये कितना होगा 25, ठीक। और इसको जब हम जोड़ेंगे तो 961 आने की ये आएगा आपका 13 निकल के, यानी ये हुआ डी नंबर आंसर। 32 नंबर कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर स्थित कौन सी बिंदु न्यूनतम दूरी पर होती है, कौन सा न्यूनतम दूरी पर, तो स्पर्श बिंदु कह रहा है वृत्त है या स्पर्श रेखा है, इसमें तो बहुत सारे बिंदु है, तो कौन सा न्यूनतम दूरी है, तो ये स्पर्श बिंदु सबसे न्यूनतम दूरी है, बाकी सब आपका दूर में पड़ेगा। वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा का संबंध बताइए, कैसा संबंध, मान लेते हैं ये वृत्त है और ये व्यास है, इसका स्पर्श रेखा यहाँ खींचेंगे तो दोनों क्या है, समांतर होगा, है ना, समांतर होगा। ओ केंद्र वाले एक वृत्त पी ए
तथा पी बी स्पर्श रेखा है तो कोण ओ ए पी का मान क्या होगा 90 डिग्री होगा। देखिए एक वृत्त है ना, एक बाहर में कोई बिंदु है पी, इससे स्पर्श रेखा डाले, इस पर स्पर्श रेखा डाले, तो यहाँ क्या कह रहा है कि यहाँ के अंदर ओ है, ठीक है। तो ओ ए पी, ओ इधर यहाँ ए ले लेते हैं, यहाँ बी ले लेते हैं, ओ ए पी ये कोण, तो स्पर्श रेखा पर अगर हम त्रिज्या यहाँ मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। ये प्रमेय हम लोग पढ़े हैं। ओ केंद्र वाले वृत्त का यदि पी क्यू तथा पी आर स्पर्श रेखा है तो क्यू पी आर 80 डिग्री, तो पी क्यू आर ऐसे बनाना आपको सेम क्वेश्चन है। देखिए ओ केंद्र वाले एक वृत्त खींचिए, उसका केंद्र क्या होगा, ओ होगा। ओ केंद्र वाले वृत्त का यदि पी क्यू पी आर है ना, पी क्यू पी आर मान लेते हैं, बाहर में एक पी है, यहाँ से पी क्यू पी आर है ना, यहाँ क्यू देते हैं, यहाँ आर देते हैं, ऐसे कह रहा है पी क्यू पी आर। देखिए क्यू पी आर ये कोण कितना है, ये कोण 80 दे रखा है, ठीक है। तो कह रहा है पी आर ओ क्यू ये कोण कितना होगा। यहाँ देखिए ये 90 डिग्री बना रहा है, ये भी 90 डिग्री, तो ये कितना एक चतुर्भुज बन रहा है ये, तो 90 जोड़ कोण ये क्या हो गया आर ओ क्यू जोड़ 80 बराबर कितना होता है 360। इसको आप हल कर दीजिए, 90 90 180 हो गया, 180 और इधर 80 कितना हो गया 260, इधर ले जाके घटा देंगे 360, 260 आने की कितना निकलेगा 100 डिग्री आंसर आएगा। वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास में संबंध, त्रिज्या और व्यास में कैसा संबंध है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन पे त्रिज्या बराबर 2 इंटू व्यास क्या होता है, त्रिज्या बराबर 2 इंटू व्यास, या व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या, व्यास बराबर त्रिज्या, त्रिज्या बराबर ये, तो आपका क्या होगा व्यास बराबर 2, क्योंकि त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। केंद्र 60 डिग्री है ना, केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये तो आप निकाल लेंगे। ये देखिए केंद्र यहाँ 60 डिग्री कोण बना, कोण दे रखा है, ये 14 दिया है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है क्या, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान यहाँ रख देना 60 डिग्री, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या 14, और इसको गुना भाग करके जो आएगा आपका आंसर आएगा। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक चाप 60 डिग्री कोण अंतरित करता है, तो त्रिज्यखंड का है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सेम क्वेश्चन बनाना है, यही क्वेश्चन सेम है। इसमें 21 सेंटीमीटर, इसमें दिया है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या और इसमें दिया है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, कोण दोनों का सेम ही है, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सेम काम करना है, थीटा का मान यहाँ 60 ही रखना है, त्रिज्या खाली 14 की जगह क्या करना है 21 करना है, इसको हल कर देना है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इसको 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। त्रिज्या यहाँ बिठा के जो आएगा आपका आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि यदि वृत्त की कोई जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, वृत्त की कोई जीवा, एक वृत्त है, एक वृत्त की कोई जीवा है ना, एक जीवा है, वृत्त की कोई जीवा त्रिज्या के बराबर है, मतलब ये त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। त्रिज्या जितना भी है जीवा भी आपका उतना है, तो केंद्र का कोण का मान क्या होगा। तो आप देखिए ये तीनों भुजा समान हो गया, तो समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना, तो 60 डिग्री, तो ये हो गया कितना 60 डिग्री। क्लियर है। चलिए तो आज इतना ही, एक और आपका जो सेट बचा है सेट नंबर 4, इसको हम अगले क्लास में कराएंगे।